स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और वाष्प दाब में अवनमन पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने देखा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अपेक्षित अवनमन इन वाष्प दाब। ये भी हमने कर लिया था। दोनों को बड़े अच्छे से समझा था हमने कि लोअरिंग क्या होती है और किस तरह से होती है, सॉल्वेंट में क्या होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है। मैंने बहुत मस्त तरीके से आप लोगों को समझा दिया था। फिर हमने उसका डेरिवेशन किया था और राउल्ट का लॉ निकाला था, किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, तनु विलयनों के लिए। उसमें मैंने न्यूमेरिकल दिया था आप लोगों को, सिंपल ही था, कर लिया होगा। n और m की वैल्यू निकाल ली थी। ऐसा आया था अपना कल का एक्सप्रेशन। अरे ऐसा आया था ना, ये n और ये क्या हो गया था, m हो गया था। तो ऐसा आया था, यहाँ पर मैंने सब कुछ दे दिया था, इसमें ये निकालना था, ये निकालना था और ये भी गिवन किया था आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, ये इसकी तो कल भी बता दिया था। कर लिया होगा सबने लगभग न्यूमेरिकल। नहीं किया हो तो कमेंट कर देना, करवा दूंगा मैं। अब ऐसा करें, ठीक। आज आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। चलो भाई, आज का हमारा अगला टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। विलय के मोलर द्रव्यमान का, विलय के मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करना। को ज्ञात करना, इससे ज्यादा इजी काम दुनिया में मैंने देखा ही नहीं भाई, सच में। इससे ज्यादा इजी काम मैंने दुनिया में देखा ही नहीं। ये सबसे आसान काम होता है। कैसे आसान होता है? अरे कुछ नहीं करना होता भाई इसके अंदर। we know that, what we know that, this we know that, P naught PS is equal to P naught, ये हो जाएगा MM। मैंने कल बताया था स्मॉल वैल्यूज सॉल्यूट के लिए और कैपिटल वैल्यूज सॉल्वेंट के लिए। ये छोटा वाला विलय के लिए, बड़ा वाला विलय के लिए। आगे देखो, विलय के मोल है, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट है, कैसे निकालते हैं, गिवन अमाउंट अपॉन मोलर मास, दी गई मात्रा नीचे मोलर द्रव्यमान। माना कि दी गई मात्रा को मैंने w से मान लिया, स्मॉल w, और इसका मोल द्रव्यमान कितना कर लिया, m कर लिया। ऐसे कैसे ये n हो गया, इसके लिए कैपिटल W और ये क्या हो गया, कैपिटल M। ठीक, दोनों छोटे छोटे, दोनों बड़े बड़े। W का मतलब गिवन और M का मतलब मोलर द्रव्यमान, मोलर मास। वैल्यू पुट कर दो ऊपर, तो P नोट और ये PS, ये हो जाएगा P नोट, इधर की तरफ होगा W अपॉन स्मॉल w और एक कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। इसको सोल्व कर लोगे आप तो सोल्व करने से आंसर आ जाएगा भाई। ये कितना हो जाएगा, W और एक कैपिटल M, इधर की तरफ ये M और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल W। होगा कि नहीं होगा, होगा। यहां से हमें क्या चाहिए, मोलर द्रव्यमान, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कौन है भाई, ये चाहिए, ये M चाहिए। तो इनको इधर लाओ, ये M हो गया, सबको इधर भेजो। ये P नोट मल्टीप्लाई स्मॉल w कैपिटल M, फिर ये W, फिर ये P नोट माइनस PS। मोलर फॉर्मूला आगे कि नहीं आ गया। इस फॉर्मूले की सहायता से हम सॉल्यूट का या विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कहा था दुनिया में इससे इजी कुछ होता ही नहीं है। ये हमें पता है, ये पता है, सॉल्व तो करना है, और सॉल्व करना तो हमसे ज्यादा तो किसी को आता ही नहीं है। तो हमने क्या कर लिया, तो न्यूमेरिकल यहां से भी बन सकते हैं और न्यूमेरिकल इस नीचे वाले फॉर्मूले से भी बन सकते हैं। जहां पर सब रहेगा वो,
ये भी देगा, 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 एवरीथिंग, सब कुछ देगा। और क्या पूछेगा आपसे? एम पूछेगा। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं, मैं करवाता हूँ इसको, फिर आपको घर से करने के लिए दूंगा। लिखो 10 ग्राम अवयव को 10 ग्राम अवयव को 100 ग्राम 10 ग्राम अवयव को 100 ग्राम जल में घोला गया। 10 ग्राम अवयव को 100 ग्राम जल में घोला गया। यदि विलयनता तथा शुद्ध जल का वाष्प दाब क्रमशः 1.3 atm 1.3 atm तथा 1.8 atm हो तो अवयव का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। अवयव का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। अवयव का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। ठीक, तो हमें न्यूमेरिकल गिवन किया गया। अब आपको पता है न्यूमेरिकल को करने से पहले क्या लिखा जाता है, उसका बायोडाटा। बायोडाटा बोले तो क्या, गिवन। तो गिवन लिखो, हमें क्या क्या चाहिए, ये सब चाहिए, ये सब हमें ये कैलकुलेट करना है, तो ये सब चाहिए। दिया है क्या, ढूंढो। पहले पी नोट की बात करते हैं। पी नोट दिया है क्या, पी नोट क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। गिवन किया है क्या, या शुद्ध जल दिया है हमें 1.8 atm। चलो एक काम हो गया। दूसरा काम W, कौन सा W है ये, स्मॉल W। स्मॉल W क्या होता है, विलेय की गिवन अमाउंट, सोल्यूट की गिवन अमाउंट, विलेय की दी गई मात्रा। तो दी गई है क्या भाई, ये दी गई है 10 ग्राम दी गई है। आगे चलो, कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब होता है सॉल्वेंट का मोलर द्रव्यमान। सॉल्वेंट का मोलर द्रव्यमान कौन है यहाँ पर, वाटर है। बताओ इसका मोलर द्रव्यमान या मोलर मास कितना होगा, 18 ग्राम। बोलो होता है कि नहीं होता, होता है, अच्छी बात है। कैपिटल W पर आ जाओ। कैपिटल W किसके लिए होता है, ये वाटर के लिए होता है। विलायक का होता है, दिया है क्या, दिया है, कितना दिया है, 100 ग्राम दिया है। ठीक, पी नोट हो ही गया। पीएस दिया है क्या, पीएस का मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। दिया है क्या, दिया है, कितना दिया है, 1.3। यही दिया था ना, यही दिया था एटीएम। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। अब कुछ बचा क्या, जब कुछ नहीं बचा तो स्मॉल m आने से मना करेगा क्या, अरे उसकी हिम्मत नहीं है ये आने से मना कर दे। फॉर्मूला लिखा हमने, ये डिक्टो कॉपी कर दिया। ये कैपिटल W और ये P नॉट माइनस PS, इसको मिटाओ। अब क्या करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, करो भाई, ये m हो गया, सारे वैल्यू पुट करो। 1.8 ये हो जाएगा, W का है 10, ये कितना हो गया 18, ये कैपिटल W कितना 100, ये कितना है 1.8 माइनस 1.3। सोल्व कर लो कितना हो जाए हमसे
इसको इससे कैंसिल कर दिया 10 टाइम्स, ठीक है ना। तो 1.8 और ये कितना हो गया 18 और ये 10 इधर से माइनस किया तो कितना बच गया 8 में से 3 किया था 0.5 हो गया 0.5, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व कर लेना, आपका काम हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, मोलर वेट है तो मोलर वेट किसमें होता है भाई, ग्राम में होता है। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, इसको सॉल्व करने का काम हो जाएगा। सॉल्व करने का काम किसका होता है, आप लोगों का। मेरा काम कितना होता है, सिर्फ बताने का। मैं देखो रास्ता दिखाता हूँ, भाई इस रास्ते पर चलना है, ठीक। मैंने रास्ता बता दिया, अब उस पर चलने का काम कौन करेगा, अरे आप ही करोगे। आप चलोगे तो आपको मंजिल मिलेगी, ठीक। तो मैंने सोल्व करने का तरीका बता दिया, आधा तो मैंने भी सोल्व कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, सोल्व कर लेना, आपका काम हो जाएगा मोलर वेट। तो इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मोलर वेट कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिंपल है, हमें वैल्यू पता लगाना चाहिए, कौन किसकी वैल्यू है, हमें वो पता लग जाएगी। फॉर्मूला पता होगा तो न्यूमेरिकल नहीं होगा क्या हमसे, होगा ही सही, उसको तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज और क्लियर कर दूं मैं, जैसे कि कभी कभी बच्चों को क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जो मोलर वेट होता है या मोलर द्रव्यमान होता है, ये कभी कभी ग्राम में लिखते हैं और कभी कभी आपने देखा होगा इसके नीचे ग्राम पर मोल भी लगा देते हैं, तो यही सही होता है। लेकिन अब देखो बहुत सारी वैल्यू ऐसी होती है जो सेल्फ अंडरस्टूड होती है। सेल्फ अंडरस्टूड का मतलब कि वो पर मोल में ज्ञात की जाती है। जैसे कि मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को कि जितनी भी एनर्जी की वैल्यूज होती है, हालांकि उनके पीछे किलो जूल ही लिखा होता है, लेकिन सेल्फ अंडरस्टूड है कि वो किस में चलेगा, पर मोल में चलेगा, क्योंकि सारी वैल्यूज एक मोल के आधार पर ज्ञात की जाती है, एक मोल को बेस मानकर कैलकुलेट की जाती है। तो ये भी आंसर तो किस में आएगा, पर मोल में आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ग्राम का मतलब और पर ग्राम पर मोल का मतलब क्या है, ये वैल्यू हमेशा ज्ञात ही किस पर की गई है, पर मोल में। अरे यही तो करते हैं हम हमेशा, अगर हमें वाटर के एक मोल का मान लिखना हो तो हमें 18 ग्राम लिखना पड़ता है कि नहीं लिखना पड़ता, ऐसा तो लिखते हैं कि एक मोल का भार कितना होगा 18 ग्राम, 1 मोल का वेट कितना होगा 18 ग्राम। तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये जो वैल्यू है और किसमें कैलकुलेट की गई है, ग्राम पर मोल में कैलकुलेट की गई है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है और कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है, तो आपको दोनों का मीनिंग समझ में आना चाहिए, ठीक है ना भाई। मैंने क्लियर कर दिया, अब कंफ्यूज नहीं होना। ये सारी वैल्यू पर मोल में कैलकुलेट की जाती है, तो ये भी किसमें होता है, पर मोल में। से क्या चलेगा पे 18 ग्राम पर मोल चलेगा, क्योंकि तो एक मोल का भार कितना होगा 18 ग्राम। ऐसे कैसे ही ये हो जाएगा। हो गया काम इसका खत्म, कर लो भाई फटाफट से, जल्दी कर लो, स्क्रीनशॉट लेकर करना, आपको पता कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे राउल्ट के नियम का वैकल्पिक कथन। राउल्ट के नियम का वैकल्पिक कथन करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूमेरिकल देना मुझे आप लोगों को घर के लिए, क्योंकि होमवर्क होना चाहिए। तो लिखो भाई होमवर्क, लिखो 20 ग्राम, मैंने इंग्लिश वाले को लिखा था नहीं लिखा था, पता नहीं मैंने लिखा है नहीं लिखा है, मैं भूल गया भाई। नहीं लिखा हो तो लिख सकते हो, इतनी सी इंग्लिश तो देखो कर ही सकते हो आप लोग भी, वैसे लिखा दिया होगा मैंने, ठीक है। नहीं भी लिखा हो तो इतनी सी इंग्लिश तो लिख ही लेना, नॉर्मल है। लिखो भाई अगला न्यूमेरिकल, 20 ग्राम विलेय को 20 ग्राम विलेय को
150 ग्राम 150 ग्राम एथेनॉल में घोला जाता है। 20 ग्राम विनय को 150 ग्राम एथेनॉल में घोला जाता है। घोला जाता है। यदि विलयन का तथा शुद्ध एथेनॉल का यदि विलयन का तथा शुद्ध एथेनॉल का वाष्प दाब क्रमशः 1.15 और 1.15 एटीएम तथा 1.75 एटीएम हो तो विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। हो तो विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। इंग्लिश वाले बच्चे लिखो 20 gram of solute 20 gram of solute is dissolved in 150 gram of ethanol 150 gram of ethanol if vapor pressure of solution and pure ethanol vapor pressure of solution and pure ethanol लिख दो दोनों। then calculate molar mass of solute ठीक। अब करेंगे हम राउल्ट के नियम का वैकल्पिक कथन अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ। लिखो इन टॉपिक राउल्ट के नियम का वैकल्पिक कथन ठीक। अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ बहुत ही इजी है। कैसे? we know that P naught minus PS is equal to क्या होता है सर? अपॉन P naught is equal to क्या होता है? N अपॉन M होता है। होता है कि नहीं होता? इसके पहले एक चीज और होती थी। क्या होती थी कि ये जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देता था। बोलो, ऐसा ही दिखाई देता था। फिर हमने क्या की कंडीशन लगाई थी? डाइल्यूट सॉल्यूशंस की। याद है कल का? तो इसको हमने जीरो मतलब नेगलेक्ट कर दिया था और सिर्फ किसको रखा था? इसको। तो उसके पहले वाली कंडीशन वाले देखना चाहते हैं। n अपॉन n प्लस m ऐसे निकालेंगे। ठीक। आगे बढ़ी। मैंने क्या किया? इन दोनों को 1 से माइनस कर दिया। जैसे कि मैंने इसको भी 1 में से माइनस किया और मैंने इसको भी 1 में से माइनस कर दिया। ऐसा करने पर कोई फर्क पड़ेगा? देख लो, चेक कर लेते। फर्क तो नहीं पड़ना। 1 से 1 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो वापस ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मतलब हमने देखा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा कर सकते हैं। एलसीएम लेके सॉल्व करो तो बताओ कितना आएगा कि नहीं आएगा? ये पी नॉट इधर की तरफ क्या आ जाएगा? n प्लस n माइनस n हुआ n प्लस n। ये ब्रैकेट में
ब्रैकेट सोल्व कर दो, पी नॉट अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पी नॉट माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा पी नॉट इधर की तरफ n प्लस n माइनस n अपॉन n प्लस n, n से n गया, पी नॉट से पी नॉट गया, तो फाइनल सोल्व होकर क्या मिला, ps और p नॉट इज इक्वल क्या हो गया, n अपॉन n प्लस n। अरे किसकी मोल भिन्न बन गई, किसकी मोल फ्रैक्शन बन गई भाई ये, अगर पहचानो ना कमेंट करो मुझे फटाफट से, किसकी मोल फ्रैक्शन बनी। देखो n ऊपर था तो इसको किसकी मोल फ्रैक्शन बोल रहे थे हम, किसकी मोल फ्रैक्शन बोल रहे थे, सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन बोल रहे थे इसको हम। जैसे n ऊपर आ गया तो ये किसकी मोल फ्रैक्शन होगी, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन होगी, सॉल्वेंट की सॉरी H0 किसकी मोल फ्रैक्शन होगी, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन होगी। दिखाया था ना कल 0 से सॉल्वेंट और 1 से सॉल्यूट, तो ये मिलेगी और ये किसकी मिलाएगी। तो PS अपॉन P नॉट का जो रेशियो होता है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वह किसके बराबर होता है, विलायक की मोल भिन्न के बराबर, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। बोलो इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई। नॉर्मली क्या है, मैंने कुछ खास काम नहीं किया है और ये इसको बराबर कर दिया, काट कपट दिया, कैंसिल कर दिया, तो हमें एक नया रिलेशन मिल गया। ये कहलाता है राउट के नियम का वैकल्पिक कथन, अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ राउट्स लॉ। ठीक, यहां पर तो ये किसके बराबर है, विलय की मोल भिन्न की, यहां किसके बराबर हो गया, विलय की मोल भिन्न के सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन के। जल्दी से लिखो, इतना कर लो फटाफट से। कर लिया यहां तक, लिखो भाई इसके नीचे उपरोक्त राउल्ट के नियम का वैकल्पिक कथन है, उपरोक्त राउल्ट के नियम का वैकल्पिक कथन है, राउल्ट के नियम का वैकल्पिक कथन है। अतः स्पष्ट है कि विलयन तथा शुद्ध विलायक का, विलयन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात, विलयन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात विलायक की मोल भिन्न के बराबर होता है, विलायक की मोल भिन्न के बराबर होता है। मोल भिन्न के बराबर होता है। ठीक, आप लोग भी लिख लो, above is alternative statement of Raoult's law, alternative statement of Raoult's law, Raoult's law. It's clear ratio of vapor pressures of solution and pure solvent, solution and pure solvent is equal to mole fraction of solvent, is equal to mole fraction of solvent. आ गई बात समझ में?
इसे कहते हैं राउल्ट के नियम का वैकल्पिक कथन। ठीक, तो इसको कैसे भी लिमिट ला सकते हैं, वही है, इसमें मोल दे देगा और ये भी दे देगा, या तो ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा, मतलब जितनी भी वैल्यूज हमें अननोन नजर आ रही है ना, उनमें से एक को छोड़कर सारी दे देगा और कोई भी एक पूछ लेगा। न्यूमेरिकल का सीधा सा फंडा ये देखो, इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं सब पर न्यूमेरिकल बन सकते हैं, तो हमें करना आना चाहिए। और मैंने हर बार बता दिया, करने के लिए वैल्यू पहचानना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला तो हमें पता होता है, कभी कभी हमें यही नहीं पता होता कि कौन किसकी वैल्यू है, तो वो पहचानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो पहचानना सीखो। तो ये सब गिवन कर देगा, लिखेगा वो बाकायदा, आपको समझ के पहचानना है, और इनमें से कोई भी एक पूछ लेगा और बन गया न्यूमेरिकल, दे देगा 2 नंबर में 3 नंबर में। तो न्यूमेरिकल से भागना नहीं है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो आपको धीरे धीरे न्यूमेरिकल आने लगेंगे, वरना बच्चे न्यूमेरिकल से भागते हैं, अरे ये क्या हो गया, कौन सी बला दी, तो बला बला कुछ नहीं है, आपको सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को या न्यूमेरिकल को पढ़ना है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। इसी के साथ राउल्ट का नियम गया और प्रकट हुआ कौन, और वापस से अपीयर हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर, कंपेयर हो गया, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का अभी तो गया ही था 2 दिन पहले, तो वापस क्या हो गया, इसका कंपेयर हो गया, वापस आ गया। हमारा अगला टॉपिक है वाष्प दाब अवनमन तथा परासरण दाब में संबंध। अरे संबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, देखने से तो ऐसा लगता है कि होना चाहिए, क्यों होना चाहिए मुझे कौन बताएगा, कमेंट करके बताओ। जब तक मैं इंग्लिश में लिखूं फटाफट से कमेंट करो। रिलेशन बिटवीन, ऐसा क्यों, इन दोनों में क्या संबंध होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, बताओ क्यों होना चाहिए। देखो भाई, ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, दोनों के दोनों प्रेशर है, तो हम सोचते हैं कि इनमें कोई रिलेशन तो नहीं है, तो हमने टॉपिक डाल दिया संबंध। अब पता लग जाएगा इस टॉपिक में कि वाकई इनमें कोई रिलेशन होता है क्या, क्योंकि दोनों प्रेशर है, क्या दोनों बराबर होते हैं, कम ज्यादा होते हैं, या कुछ और रिलेशन होता है और संबंध होता है, या संबंध होता ही नहीं है, पता लग जाएगा इस टॉपिक में। तो इस टॉपिक में कुछ नहीं करेंगे हम, वापस से पहले हमने एक बीकर लिया था ऑस्मोटिक प्रेशर में, अरे लिया था कि नहीं लिया था, लिया था। उसमें क्या भरा था हमने, उसमें हमने सॉल्वेंट भरा था, यानी एबे का प्रयोग, हाँ वही है वही है वही है। इसमें फिर क्या लगाए थे हमने, एक कॉर्नर लगाई थी, एक कीप लगाई थी, और उस कीप में नीचे क्या लगा दी थी हमने, एसपीएम बोल लगाई थी कि नहीं लगाई थी, लगाई थी। इसके अंदर क्या भरा था हमने, सॉल्यूशन भरा था, ठीक। और इधर की तरफ क्या चल रहा था हमारा, सॉल्वेंट चल रहा था। तो यहां तो क्या था, सॉल्वेंट मतलब विलायक, और इधर की तरफ क्या था, विलियन। ये कलर लगाई थी हमने, उस कलर में सॉल्यूशन को भरा था, और ये क्या था, एसपीएल, ठीक। ऐसे में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, अब वेपर प्रेशर करना है, तो आप जानते हो वेपर प्रेशर के लिए तुम इसे ढकना पड़ेगा, अरे ये करते हैं ना, प्रेशर कब लगेगा, टॉपिक लिख लिया होगा सबने, लिख देना। प्रेशर के लिए क्या करना है, इसको ढकना पड़ेगा, वेपर प्रेशर तो तभी मानेगी जब वो
वो किसी से टकराएगी, किसी पर धक्का मारेगी, किसी पर फोर्स लगाएगी। तो मैंने पात्र को लंबा कर लिया, ये लंबा कर लिया मैंने इसको, और इसको मैंने ऐसे करके ढक दिया। ढक दिया कि नहीं ढक दिया? ढक दिया। अब यहां से इसकी भी वेपर बनेगी, सॉल्यूशन है, नीचे से इसको गर्म करोगे आप तो इसकी भी वेपर बनेगी और सॉल्वेंट की भी वेपर बनेगी, दोनों टकराएगी और मिलकर हमें इसकी वेपर को क्या बोलेंगे? पीएस, और इसकी वेपर को क्या बोलेंगे? पी नॉट। तो ऐसा ही बोलते हैं ना। तो फिर ठीक, आगे देखो। अब आपको पता है जब भी विलायक को विलयन से एस्प्रिन के द्वारा अलग किया जाता है, हमारे न चाहते हुए भी, हम न चाहते हो, हमारी इच्छा ना हो, फिर भी ये विलायक किसके अंदर एंटर करेगा? इसके अंदर एंटर करेगा। ऐसा मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, अपने आप होने वाली घटना होती है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ आप विलायक को विलयन से किसके द्वारा अलग कर दो, किसके द्वारा आइसोलेट कर दो? एस्पिन के द्वारा। तो ऑटोमेटिक ये मॉलिक्यूल्स किसके अंदर जाने लगेंगे? इसके अंदर जाने लग जाएंगे। बिल्कुल अच्छी बात है। और आपको ये भी पता है जैसे ही ये जाएंगे ये बढ़ेगा बढ़ेगा। पहले अगर हमें यहाँ पर नजर आ रहा था तो अब ये बढ़कर कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। बोलो, और ऐसा ही होता था क्या? फिर इस हाइट को हम कितनी मानते थे? h मानते थे। माना की हाइट कितनी है? h है। हम नीचे से गर्म करेंगे ना इसको, ऐसे करेंगे तो वेपर बनेगी, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, तो उस वेपर की भी कोई ना कोई डेंसिटी होगी और इस विलयन की भी कोई ना कोई डेंसिटी होगी, इसका भी कोई ना कोई घनत्व होगा, और यहाँ जो वाष्प बनेगी उस वाष्प का भी कोई ना कोई हमें क्या मिलेगा? घनत्व मिलेगा, डेंसिटी मिलेगी। अब विलयन की डेंसिटी को हमने पहले कहां से लिखा था? d से लिखा था। तो वाष्प की डेंसिटी को कहां से लिख देंगे हम? रो से लिख देंगे। और ये भी डेंसिटी को बताएगा, ये भी डेंसिटी को। जहां d होगा और सॉल्यूशन की डेंसिटी विलयन का घनत्व, और जहां रो होगा वो वेपर का घनत्व होगा। आई बात समझ में? फिर पाई कैसे निकाल देते हैं हम? DGH करके हमें अवनमन, यहाँ तो भी मैंने लिखा था अवनमन, हमें पता है P नोट भी बना है, हमें पता है PS भी बना है। अवनमन मतलब लॉगिंग के लिए क्या करें? माइनस, ऐसा ही करते थे ना, ऐसा ही करते थे। अभी भी प्रेशर है तो यहाँ पर पाई की बात की, पाई किसका होता है? सॉल्यूशन का होता है। मैंने डिफरेंस दिखाया था आप लोगों को, डिफरेंस दिखाया था कि पाई हमेशा किसका होता है? सॉल्यूशन का। विलयन का ही हमेशा क्या होगा? परासमगाम होगा। जिसको नहीं पता पिछले लेक्चर जाके देखो, जब मैंने आप लोगों को अंतर समझाया था, डिफरेंस करवाया था किस किस के बीच में, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस लिखवाया था मैंने, वहां पर बताया था मैंने ऐसा। तो भाई ये विलयन आ गया। और वाष्प दाब किसका होता है? वेपर का होता है। अरे वाष्प दाब किसका होता है? वेपर का। वेपर का है तो यहाँ पर जो घनत्व आएगा, जो डेंसिटी आएगी वो किसकी आएगी? वेपर की आएगी। और पीछे ये GH हो जाएगा। और आया कि नहीं आया? पाई निकालना है तो सॉल्यूशन पे निकलता है, हमें याद है इसकी डेंसिटी दी है। वेपर प्रेशर किसका होता है? वाष्प का, वेपर का होता है। तो वेपर का घनत्व लिख दिया हमने, और वो GH। बोलो दो इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? अब इनको रिलेशन निकालना है, ये लोडिंग होगी, ये वेपर होगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो बोलो हमें संबंध मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रिलेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि ये तो आ ही गया, GH से GH कटा और D से D अपॉन ड्रॉ आ जाएगा। मतलब अगले स्टेप में क्या हो जाना चाहिए? डेरिवेशन को खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर गेम कुछ और है। और वो गेम क्या है, वो खेल क्या है, उस खेल को हम कल आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आप इतना करो। तो फिर डाला ना आपने, थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, कल करेंगे, आज का तो नहीं हो पाएगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा ज्यादा। टॉपिक लिखा, उस टॉपिक के नीचे लिखो, डायग्राम बनाना है ना, तो टॉपिक के नीचे लिखो भाई।
हो गया, फिर ही लिखेंगे एसटीएम, फटाफट से डायग्राम बनाओ। ये सब कर लिखेंगे हम, इनके नीचे बहुत लंबा लंबा लेना पड़ेगा हमें, लंबी लंबी हमें लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, तब जाकर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन मैंने सारा बेस समझा दिया आपको इस डेरिवेशन का। कल हम सीधा करेंगे इसको करके कोशिश करेंगे हम पेपर प्रेशर को खत्म करने की, वाष्प दाब को खत्म करने की। आई बात समझ में? इस डायग्राम को बना लेना, इसके नीचे जो भी है इसकी कहानी वो कल दोहराएंगे, इसकी हिस्टोरिकल करेंगे हम। ठीक, इस लेक्चर में जो भी दिक्कत हो न्यूमेरिकल करना, मुझे कमेंट करना, बाकी कल पेपर प्रेशर को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। और कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कल इस पेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने की एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पढ़ने वाले हैं। जैसे उस मोटे प्रेशर को किया था हमने, बिल्कुल वैसे इसकी भी हम प्रायोगिक अनुप्रयोग पढ़ेंगे, तो वो करेंगे हम। इसलिए कल का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई बात में कल मिलते हैं भाई।